हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म लर्निंग विद के सर के साथ पढ़ने वाले सभी प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारा प्लेटफॉर्म हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही साथ आपको आश्वस्त करता है कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको न केवल ग्रामर का बेस बहुत मजबूत बना देगा, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम भी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इसके लिए आपको हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखना होगा और वीडियोस में आने वाले जितने भी इंटरप्ट हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको शेयर करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले के 3 वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जा करके चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। बारी बारी करके नोट्स बनाते चलिएगा और वादा करते हैं आपसे, आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का ये प्लेटफॉर्म आपसे वादा करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि शॉर्ट रिकैप में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अभी तक हमने जो सीखा, सबसे पहले TKS यानी टेंस, काइंड और सेंटेंस के बारे में हमने जाना है ना। तो पहला रूल्स जो है, सबसे पहला आता है टी। टी मतलब हमने टेंस आइडेंटिफिकेशन, यानी हमारे पास जो 3 ऑप्शन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनमें से किसी एक टेंस को हमें चुनना होता है ना। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की क्या पहचान होती है, पहले की वीडियोस में आपको बता चुका हूं। टेंस पहचानने के बाद अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप आता है, वो आता है कि हर टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हर टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सभी के 4 सब पार्ट्स होते हैं। यानी प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, सेम पास्ट के भी 4 और सेम फ्यूचर के भी 4 यही पार्ट्स होते हैं। यानी कि टोटल कितने सब पार्ट्स हो गए? 12, 12 सब पार्ट्स हो गए, है ना। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, वो है सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन। यानी कि यदि हमें टेंस पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, हमें ये पता चल गया कि उस टेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं, उन 4 टाइप्स में से कौन सा है, उसके बाद हमें ये पता करना है कि सेंटेंस कौन सा है। अब सब जानते हैं कि सेंटेंस 6 टाइप के होते हैं, जो कि सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ड्यूल इंटेरोगेटिव और ड्यूल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप के हो सकते हैं, है ना दोस्तों। तो इतना अभी तक हमने TKS के रूल्स के माध्यम से जाना। इसके बाद चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पर। स्लाइड नंबर 2 पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डन रूल्स। मैंने आपको बताया था कि जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, यानी TKS के द्वारा हम किसी टेंस को, सेंटेंस को पकड़ लेते हैं कि ये किस समय का है, किस टेंस का है, तो अगली बात आती है, हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है। यदि 12 सब पार्ट होते हैं तो 12 सब पार्ट्स में 12 क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब्स होंगी और 12 क्या होंगी? मेन वर्ब होंगी। जिसमें से मेन वर्ब बहुत ही आसान है याद करना। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी का भी इंडेफिनिट हो, आपको ऑलवेज ऑलवेज आपको इंडेफिनिट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इन तीनों में से किसी का भी कॉन्टिन्यूअस हो, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म यूज करनी है। किसी का भी परफेक्ट हो, आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और किसी का भी परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस हो, आपको फिर से फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि केवल इसमें से हमें 3 मेन वर्ब याद करनी है, यानी कि इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस की फोर्थ फॉर्म और परफेक्ट की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ वाले की फिर से रिपीट हो गई है, वही क्या? ING वाली फॉर्म। समझ पा रहे हैं ना? कितना आसान था, बहुत आसान था। इसके बाद अब आपको ले चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की ओर। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती हैं? 12 होती हैं, है ना। तो आपको प्रेजेंट की 4, पास्ट की 4 और फ्यूचर की 4, 4 4 4 कितनी हो गई? 12 हो गई। आपको 12 हेल्पिंग वर्ब याद नहीं करना है, मैं आपको 9 हेल्पिंग वर्ब में 12 का मजा देने वाला हूं। देखिए कैसे। प्रेजेंट के लिए मैंने यहां लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है इज, आर, एम। प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज या हैव। अब देखिए, मैंने चौथे की परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? आप सब जानते हैं। क्योंकि
कि जो थर्ड यानी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है उसी में हम बीन लगा देते हैं तो बन जाती है वो चौथे यानी कि परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस की, है ना। तो प्रेजेंट की हमें 3 हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, पास्ट की भी हमें 3, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इंडेफिनिट के लिए क्या है डिड, कॉन्टिन्यूस के लिए वॉज वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या है, पास्ट परफेक्ट के लिए क्या है हैड। हैड बीन लग जाएगी परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस के लिए, है ना। तो फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बात करें तो आती है विल या शैल, कॉन्टिन्यूस के लिए बात करें तो विल या शैल प्लस बी, परफेक्ट के लिए बात करें तो विल या शैल प्लस हैव, और जैसे ही हम परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस की ओर मुड़ते हैं क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। था ना इजी, कितना इजी था। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ ली, मेन वर्ब हमने पढ़ ली। यदि इतना सब पढ़ लेते हैं दोस्तों तो इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। किस वर्ब याद कर ली, हेल्पिंग वर्ब याद कर ली, मेन वर्ब याद कर ली। अब लेकिन हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा अभी कि हम इसे समझे कैसे, मेन वर्ब है क्या। देखिए बेटा, मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि मेन वर्ब को 2 और नामों से भी जानते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, अ वर्ब इज अ वर्ड, क्या मेन वर्ब एक शब्द है, विच इज यूज्ड फॉर डूइंग और सेइंग समथिंग, जो कि अपने आप कुछ या तो करता है या कुछ बयान करता है। मतलब क्या सर, मतलब ये है कि मेन वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट कौन, या तो सिंगुलर या प्लूरल, तो सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड कहलाता है मेन वर्ब, है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए रमेश नाम का कोई सब्जेक्ट है। अब रमेश आप जानते हैं रमेश एक सिंगल पर्सन है तो सिंगुलर कहलाएगा। रमेश अपने गांव गया, तो इस सेंटेंस में रमेश क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने करने की कोशिश कर रहा है, गांव करने की कोशिश कर रहा है, कि जाने की कोशिश कर रहा है। सीधी सी बात है भाई, जाने की कोशिश कर रहा है, तो जाना क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब हो गई। जाना क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और रमेश कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट जो सेंटेंस में करता है वही कहलाती है मेन वर्ब, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके इंग्लिश क्या बनेगी, रमेश वेंट टू हिज विलेज। अब देखिए यहाँ पे रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, नेम आया तो नाम लिखा गया। वेंट क्या है, जाना, मेन वर्ब, कहाँ का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, इसीलिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है, सेकंड फॉर्म यूज की गई है ना। आप धीरे धीरे इसको समझेंगे कैसे बनाइए, आप भी बना पाएंगे, बहुत ईजी है ना। मेन वर्ब को समझने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, और मेन वर्ब को लेक्सिकल और प्रिंसिपल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड फॉर हेल्पिंग द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों रखी जाती है सेंटेंस में, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए। अब ये मेन वर्ब को कैसे हेल्प करती हैं, ये देखिए, यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं, इस सेंटेंस को समझिए। रमेश गांव में रह रहा है, किसी ने पूछा भाई आजकल रमेश कहाँ है, दिखाई नहीं देता, तो कोई कहेगा आंसर में कि सर रमेश आजकल गांव में रह रहा है, यानी रमेश इज लिविंग इन विलेज। अब रमेश रह रहा है, रमेश का एक्शन क्या है, रहना, कहाँ, गांव में, तो गांव क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। तो रमेश इज लिविंग, अभी आप जानते हैं सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, है ना, सिंपल। तो क्या लगा, रमेश इज लिविंग इन विलेज। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो विलेज है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले जो इन आया है ना, ये कहलाती है प्रीपोजिशन। ये जो प्रीपोजिशन है, यहाँ इन आता के एट आता है, इस सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल से जैसे ही हमारी टेंस की सीरीज देखते जाएंगे आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आने लगेंगी। फिलहाल ही समझिए कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो इसी तरह रहेगी, रमेश इज लिविंग इन विलेज, रमेश गाँव में रह रहा है। तो देखिए अभी तक दोस्तों हमने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को समझ लिया, टीकेएस रूल्स को फॉलो किया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ये सब समझने के बाद अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, सेंटेंस मेकिंग की ओर। देखिए सेंटेंस मेकिंग का एक फॉर्मेट होता है दोस्तों, सेंटेंस मेकिंग का एक फॉर्मेट होता है, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं ना, इसी प्रकार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। किसी परिवार में एक मुखिया यानी कि जो सर्वाइवल होता है, जो कमाता है, मैंने यहाँ पे टेंस में कहा है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है उस परिवार का, मुखिया है, यानी सबसे बड़ा आदमी जो है परिवार का सदस्य वो कौन है, सब्जेक्ट है, ठीक है।
सब्जेक्ट की पत्नी यानी हेल्पिंग वर्ब जो उसकी हेल्प करती है सब्जेक्ट की, तो वो सदैव उसके साथ रहती है। तो हमेशा याद रखना कि सेंटेंस का जो पहला टर्म होगा वो होगा सब्जेक्ट, सेकेंड टर्म होगी वो हुई हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कभी अलग नहीं रखे जाएंगे दोस्तों, याद रखना इस बात को। तीसरे नंबर पे आती है मेन वर्ब और चौथे नंबर होता है ऑब्जेक्ट। ये चार मुख्य टर्म होती हैं किसी सेंटेंस में, ठीक है ना। यहाँ पे नोट में लिखा है कि इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट ऑलवेज स्टैंड इन थर्ड प्लेस। हाँ, यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है तो थर्ड प्लेस पर क्या आ जाएगा, आपका नॉट आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, मेन वर्ब थोड़ा सा खिसक जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग चलेगी। अब सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आप जानते हैं टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, कुछ भी हो सकता है, ही सी इट नेम आई वी यू दे, ठीक है भाई। फिर हेल्पिंग वर्ब कुछ हो सकती है, प्रेजेंट की होगी तो डू या डज होगी, इज आर एम होगी, हैज या हैव होगी, या हैज है प्लस बीन होगी। पास्ट की होगी तो डिड होगी, वॉज वर होगी, हैड होगी या हैड बीन होगी। फ्यूचर की होगी तो विल या शैल होगी, विल या शैल प्लस बी होगी, विल या शैल प्लस हैव होगी, या विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन होगी, है ना। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है भाई। अब नेगेटिव होगा तो थर्ड प्लेस पे नॉट आएगा, और जैसा सेंटेंस होगा, मान लीजिए प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो ये सब रहेगा, जैसा कि एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। सबसे पहले आएगा क्या, सब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, सिंपल वैसे ही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यदि सब कुछ ऐसा ही है तो ये दो नालायक लड़के हैं, कौन कौन, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल वाले सेंटेंस। प्रेजेंट और पास्ट के जो इंडेफिनेट हैं, इंडेफिनेट का जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता। यानी हमने रूल्स बनाया कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, लेकिन वो भाई साहब ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते जी, तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एस, एस का मतलब होता है सिंपल स्ट्रक्चर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट के बाद क्या ले लेता है, मेन वर्ब लेता है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। उसे लेनी चाहिए थी डू या डज, वो नहीं लेता, क्या लेता है, मेन या वर्ब। अब यही ये बात सीखने वाली है, और यह बच्चे यही बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा क्यों होता। अब भाई ऐसा होता तो होता है ना। इसके लिए कोई रूल नहीं है, कहानी मैंने बना सकते थे तो हमने बना के बता दी कि भाई वो नालायक है और वो नहीं लेता, कोई बात नहीं। अब आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज नहीं लेना है, मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लेना है, लेकिन कब, जब सेंटेंस हो सिंपल और ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही एक पागल लड़का है पास्ट, पास्ट का इंडेफिनेट। जब इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लेता है, और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, सेकंड फॉर्म लेता है। जबकि इसे लेना क्या चाहिए, डिड लेना चाहिए, है ना। तो होता क्या है दोस्तों कि ये हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते और ये हमसे डिफर काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट में लिखा है कि बोथ प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट डू नॉट फॉलो द रूल्स, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा, मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन बना के दिखाई है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के 6 स्ट्रक्चर यानी 6 सेंटेंस कैसे होंगे। सिंपल के लिए मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, यानी कि आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें फॉलो करने लगा ये। डू नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब ले ली, थर्ड प्लेस पे नॉट लिया, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया कि प्रश्न घर में कौन पूछ सकता है, पत्नी पूछती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने वाली जो वाइफ है वो पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, दूसरे नंबर पर चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। कभी पत्नी आगे तो कभी पति पीछे, अरे आप सब जानते हैं भाई, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। अब चूंकि इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, तो नॉट हट जाएगा, बचा कौन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए छोटी सी कैलकुलेशन है मैथ की, समझ पा रहे हैं ना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर क्या आ गए, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब कौन, डू या डज, है ना। फिर सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नॉट, नेगेटिव है नहीं तो हट गया, फिर बचा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बचा ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क तो होता ही है ना। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, तीसरे नंबर पे नॉट आ गया है, आप देख पा रहे होंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। डबल इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड आता है, यानी एक ऐसा वर्ड आता है जो या तो W से स्टार्ट होता हो या H से स्टार्ट होता हो, यानी कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, किसे, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितना लंबा, कितने समय बाद, कितनी मात्रा, यानी वाई, वेयर, व्हाट, विच, ऑन, हुम, है ना,
ऑन विच, इन विच, ये सारे वर्ड जो डब्ल्यू या एच से स्टार्ट होते हैं, हाउ वगैरह, ये सभी डबल इंटरोगेटिव वर्ड कहलाते हैं, इसलिए इसे डबल इंटरोगेटिव के पहले नंबर पर रखा जाता है। अब देखिए कितना इजी है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा जो वो पूछा जाएगा, फिर डबल है लेकिन इंटेरोगेटिव है तो सारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव जैसा होगा। देखो डब्ल्यू एच वर्ड, फिर एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, और इसी की जैसा इसमें नोट लगा दीजिए तीसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, देखिए जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट की स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में इसने क्या किया है, सेकंड फॉर्म लगाकर दिखाई है, बाकी फिर वही डिड नॉट उसने लेने का प्रयास किया है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के ऐसे दो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते, और जैसे ही अपने नेगेटिव बनाना स्टार्ट करते हैं ये हमारे रूल्स फॉलो करने लगते हैं। बाकी पूरे टेंसेस में ऐसा कोई टेंस नहीं है जो रूल्स फॉलो ना करता हो, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट ना लेता हो, फिर हेल्पिंग वर्ब ना लेता हो, फिर वो मेन वर्ब जो हमने बताई है उसकी वो ना लेता हो, फिर ऑब्जेक्ट ना लेता हो, ऐसा कोई नहीं है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेशन करनी है और इसको सेंटेंस को बनाना है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, सेंटेंस लिखा है वह आता है। अब देखिए दोस्तों इस सेंटेंस के एंड में क्या लिखा है तो टी के एस रूल्स कहता है सबसे पहले टी यानी टेंस पहचानिए। अब आपने जैसे ही टेंस पहचाना तब क्या हुआ, जैसे ही आपने टेंस पहचाना तब आपने देखा कि ये कहाँ का है, प्रेजेंट का है। भाई प्रेजेंट का तो है, तो प्रेजेंट के तो चार बेटे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। ये चार में से किसका है, तब आपको पहचान बताई थी कि बड़े एंड में बड़ा ता, बड़ी ती और ते आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाएगा, यानी सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है लेकिन 6 सेंटेंस होते हैं, कौन सा है, तो बात आती है ये सिंपल है। अरे सिंपल है तो फिर बात आती है अभी स्ट्रक्चर जो हमने सीखे कि सिंपल वाला क्या करता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, वो क्या लेता है, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस। अब एस या ई एस लगना है कि नहीं, क्या लगना है, इसके बारे में हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, उस रूल्स को बताना है। फिलहाल मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि यदि एस या ई एस का प्रश्न आता है तो याद रखिएगा यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही आपको एस या ई एस लगाना है, यदि प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो आपको एस या ई एस नहीं लगाना है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। वह आता है बनेगा आंसर ही कम्स, यानी COMES, एस लगा दिया गया क्योंकि इसमें ई ऑलरेडी पहले से था। वह हंसती है, लड़की है, सिंगुलर है, सी लाफ्स। बे हंसते हैं, अब देखिए यहाँ पे प्लूरल है, बे हंसते हैं, दे लाफ, एस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि प्लूरल था सब्जेक्ट। तुम आते हो, तुम क्या है, यू, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यू कम। नोट, सब्जेक्ट के साथ केवल हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं इस रूल्स को भूलना नहीं, बच्चे बहुत भूलते हैं परीक्षा में। सब्जेक्ट के साथ केवल हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, मेन वर्ब नहीं। इट मींस ये सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट का सिंपल का है, ये रिप्रेजेंट करता है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, ऐसा केवल दो बच्चे करते हैं, कौन, प्रेजेंट या पास्ट के, अन्यथा हर जगह कहाँ आती है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब कभी नहीं आती। यदि मेन वर्ब आई है तो समझ जाइएगा या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है या पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। तो समझ पा रहे हैं ना, कितना आसान था, है ना। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो लेक्चर का एंड लगभग होने वाला है, लेकिन अब चूंकि हमें सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ये क्या होती हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस प्रकार मेन वर्ब की फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। सबसे पहला रूल्स मैंने लिखा है, हाउ टू मेक वर्ब्स फॉर्म, यानी क्रिया के रूप बनाते कैसे। अब सब जानते हैं कि मेन वर्ब के 4 रूप होते हैं, है ना। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने की। तो देखिए पहला रूल्स है यहाँ पे कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको केवल क्या लगाना है, ईडी लगाना है। जब यदि हम ईडी लगा देते हैं तो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। जैसे कि आपने देखा एक वर्ड लिया हमने ओपन, ओपन का मतलब क्या है, खोलना। अब आप ये समझिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। तो देखिए बच्चों, आप किसी भी वर्ड को जब बोलते हैं ना, किसी वर्ब को बोलते हैं तो वो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे आपने बोला खोलना, तो खोलना क्या हुई, अपने आप में फर्स्ट फॉर्म हुई, है ना। तो इसमें लगाना है केवल ईडी,
तो बन जाएगा इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। पिक, पिक्ड, पिक्ड। ये क्या बन गई इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। कितना आसान था, है ना। रूल्स नंबर 2 की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि पहले से ई लगा हो तब क्या करें। यदि पहले से ई लगा है तो केवल क्या लगाना है, हमें डी लगा देना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लाइक, ई लास्ट में था, डी लगाया, लाइक्ड, लाइक्ड बन गया। लव, लव्ड, लव्ड। टायर, थका हुआ, टायर्ड, टायर्ड। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड बन गया ना। कितना आसान था। इसका तीसरा रूल देखिए, यदि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंतिम लेटर के रूप में वाई आ जाए, मान लीजिए किसी मेन वर्ब का फर्स्ट लेटर है और जो एंड लेटर है वाई है, तब आपको चेक करना है कि वाई जो है उस वाई को हटाकर आई में बदलना है। ठीक है, उस वाई को हटाकर आई में बदलना है। तो देखिए आपने ट्राई का यहाँ पे क्या किया, वाई हटाया, आई में बदला, फिर लगाया ईडी, यानी लगाना आपको क्या है, ईडी ही है। तो ट्राई का बन गया ट्राइड, ट्राइड। क्राई का क्राइड, क्राइड। स्टडी का स्टडीड, स्टडीड। फ्राई का फ्राइड, फ्राइड, है ना। इसके सेकंड रूल्स की ओर चलते हैं। यदि मेन वर्ब के वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना हो, कोई वोवेल हो। देखिए अभी जो एग्जांपल लिए थे हमने वो क्या थे, ट्राई में वाई के पहले क्या था, एक कॉन्सोनेंट था, इसलिए क्या बना, वाई में बदला और ईडी लगाया। यदि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट ना हो, कोई वोवेल हो, तो आपको सीधे क्या लगा देना है, ईडी लगाना है, फिर कोई चेंज नहीं करनी। यानी ओबे का ओबेड हो जाएगा, आज्ञा मानना, प्ले का खेल का खेलना का प्लेड, प्लेड हो जाएगा, है ना। फोर्थ रूल की ओर चलते हैं। फोर्थ रूल में देख पा रहे होंगे आप, यहां पे लिखा है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट लेटर के एक मेन वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है उसका लास्ट लेटर के पहले यदि कोई एक वोवेल है तो क्या करना है आपको, एंड लेटर को डबल कर देना है। यानी स्टॉप का पी जो लास्ट लेटर है उसके पहले क्या है, ओ, ओ क्या है, कोई वोवेल है, तो आपको पी को क्या कर देना है, डबल करना है, फिर ईडी लगाना है। तो स्टॉप्ड, स्टॉप्ड बनता है। रॉब, चोरी करना, रॉब्ड, रॉब्ड बन गया, है ना। और मान लीजिए कि मेन वर्ब के फर्स्ट लेटर के लास्ट लेटर के पहले दो वोवेल लगातार आ जाए, तब आपको किसी लेटर को डबल नहीं करना है, सीधे क्या लगाना है, ईडी लगाना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रेन का क्या बन गया, रेन्ड हो गया, रेन्ड हो गया। कुक का कुक्ड हो गया, कुक्ड हो गया, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बड़ी इजीली बना सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देखिए, मैंने लिखा है फर्स्ट फॉर्म टू फोर्थ फॉर्म चेंज। कैसे करते हैं देखिएगा। पहला नंबर रूल्स है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको सीधे क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है और आपको फोर्थ फॉर्म में बन जाएगा। जैसे गो का हो जाएगा गोइंग, फ्लो का हो जाएगा फ्लोइंग, रीड का हो जाएगा रीडिंग। अब कुछ रूल्स भी आते हैं। रूल्स नंबर 2 की ओर चलते हैं। रूल्स नंबर 2 कहता है कि यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट लेटर में ई लगा है तो आपको ई को हटाकर आईएनजी लगानी है। जैसे कम, COME, कम, कम का हो जाएगा कमिंग, लिव, लिविंग, लव, लविंग। समझ पा रहे हैं ना, कितना आसान। तीसरे रूल्स देखते हैं। तीसरे रूल्स में दो पॉइंट है। उसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि यदि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट लेटर के पहले यदि कोई एक वोवेल है तो लास्ट लेटर को क्या करना है, डबल करके आईएनजी लगाना है। यानी कि सिट, टी के पहले क्या है, कोई एक वोवेल है आय, तो टी को क्या किया अपन ने, याद रखिएगा आय, इसे आई मत प्रोनाउंस कीजिएगा, इसे बोलते हैं आय। आय का मतलब होता है आय, आई बोलेंगे तो आंख हो जाता है उसका मतलब, है ना। सही प्रोनाउंस कीजिएगा, तो सही प्रोनाउंसिएशन होगा आपका, तभी जाकर आप अंग्रेजी अच्छे से फ्लुएंट बोल पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सिट का क्या हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा। कट का क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। और रन का क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। चलते हैं रूल्स नंबर 3 की सेकंड की ओर। यहाँ पे लिखा है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट लेटर के पहले यदि दो वोवेल एक साथ आ जाए तब सीधे आपको क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है। जैसे रीड में ई और ए दो वोवेल है, सीधे लगाएंगे क्या, आईएनजी। बीट, मानना, बीटिंग। डील, संभालना, डीलिंग, है ना। चौथे रूल्स की ओर चलते हैं। चौथे रूल्स में लिखा है यदि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट लेटर वाई हो, है ना, तो उसके पहले वोवेल आता है या कॉन्सोनेंट आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सीधे क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगाते हैं। जैसे कैरी का क्या हो जाएगा, कैरिंग, और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, है ना। रूल्स नंबर लास्ट है हमारा आज का। रूल्स है यदि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट लेटर में
आई ई हो तो आई ई को पहले वाई में चेंज करना है, उसके बाद आई एन जी लगाना है। जैसे कम अब देख पा रहे होंगे डाई, डाई का मतलब होता है मरना। अब देखिए आई ई को हटाकर क्या लगाया, वाई लगाया, फिर क्या लगाया, आई एन जी लगाया। एल आई, लाई का क्या हो जाएगा, लाइंग यानी झूठ बोलना। तो देखिए दोस्तों ये हो गया फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म को बनाना, अभी आपने सीखा। तो देखिए दोस्तों अभी आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको कोशिश करी कि आपका बेस और मजबूत कर पाएं, कैसे सेंटेंस मेकिंग होती है, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, और किन किन नामों से जाना जाता है ना। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके लिए हमने जो जो इन्फॉर्मेशन हमें सही लगी हमने आपको देने की कोशिश करी। यदि आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स बहुत पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना अनुभव हमें बताइएगा, आपको वीडियो कैसे लगते हैं, वॉइस क्लैरिटी कैसी आती है ना, नोट्स मेकिंग की क्वालिटी कैसी है, और एक लाइक तो के सर के लिए बनता है ना मेरे दोस्त। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगले वीडियो लेक्चर में हम बनाने की करेंगे खूब सारे सेंटेंसेस और आपको बताएंगे कि किस टाइप के सेंटेंसेस जो यूजुअली बोले जाते हैं वो बनते कैसे हैं, है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।